हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन के हवाले से। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है या रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। ठीक है जी, तो इससे मुतालिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमने इस कंसेप्ट को जानना है कि इवेपोरेशन है क्या चीज, उसके बाद हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन की तरफ जानना है और कुछ फैक्टर उसके बारे में पढ़ना है। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन सिंपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद कन्वर्ट होते हैं वेपर फेज में एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर जब एक लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड के हवाले से हमने पढ़ा था कि हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है। मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं हर एक मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये वाले मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इस सरफेस को लीव करते हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये वाले मॉलिक्यूल जो कि कंटिन्यूसली मोशन में है तो मतलब इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे सरफेस पे आते हैं और सरफेस से यहाँ लीव कर जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करते हैं मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को लीव करते हैं, तो इस प्रोसेस को अब क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये वाला फॉर एग्जांपल इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। यहाँ पर एक और पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन किस तरह कूलिंग कॉज करता है? इस पे भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। 3-4 ऑप्शन गिवन है कि स्टेटमेंट कुछ यूं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन कॉज मोर कूलिंग। कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि ज्यादा कूलिंग कॉज करता है? 3-4 ऑप्शन में किसी एक को आपने फिर क्लिक करना है। तो देखिए, इवेपोरेशन पे सबसे पहले कूलिंग किस तरह काज करता है। देखिए, इस मॉलिक्यूल की अपनी एक टेम्परेचर है, मतलब अपनी एक एनर्जी है, अपना एक हीट है। जिस तरह मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस को लीव कर जाते हैं, मतलब इस सरफेस को छोड़ते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है उसकी अपना एक हीट एनर्जी है, जब वो सरफेस को लीव करते हैं तो अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या काज होगा? कूलिंग काज होगा। ठीक है जी। देखिए, अक्सर जब हम गर्मियों वगैरह में पंखे के नीचे बैठते हैं, पसीना वगैरह हमारे बदन पे होता है, तो जैसे ही पंखे की हवा हमारे जिस्म पर पड़ती है और जिस जगह पे पसीना होता है तो वो जगह क्या होता है? ऐसे फील होता है कि कूलनेस फील होता है वहां पर। क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया पे क्या है? पसीना है, स्वेटिंग है। जैसे ही एक्सपोज करता हूं एयर को, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो इस सरफेस को लीव करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सिस्टम है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो पहले मॉलिक्यूल्स थे उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, वो एनर्जी लेके कन्वर्ट होते हैं सराउंडिंग में। अब यहाँ पर इस सरफेस की जो भी है, यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो एनर्जी डिक्रीज हुई है तो ये सरफेस जो है ये इस तरह महसूस हो गया कि यहाँ पर क्या है? कूलिंग हुई है। सही है। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस of the system. That is why the temperature, that is why the heat, that is why the energy of the system decreases. जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम क्या कहेंगे? कि कूलिंग काज हुई है। सही है। ये इवेपोरेशन फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है
फर्स्ट नंबर वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि एवेपोरेशन के इफेक्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। फर्स्ट नंबर जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। evaporation, rate of evaporation is inversely proportional to intermolecular forces। रेट क्या है? रेट हम सिंपल पढ़ते हैं स्पीड को, ठीक है जी। इवेपोरेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने इवेपोरेशन हुए, 2 मिनट में या 1 मिनट में कितने इवेपोरेशन हुए हैं, या 1 घंटे में कितने इवेपोरेशन हुआ है। तो इस स्पीड को, इसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। अच्छा जी, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक दूसरे के क्या है? इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन उठाऊं एंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है आप फाइंड कर लें। फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल है वाटर, सेकंड फॉर एग्जांपल है ईथर, एंड थर्ड फॉर एग्जांपल है अल्कोहल, ठीक है जी। चलो ये डाईइथाइल या डाईमिथाइल ईथर रख लें, और ये जो है इसको डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3, एंड इसको रखते हैं इथेनॉल, ठीक है जी। ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में सबसे ज्यादा है एंड किस में सबसे कम है? तो हमने सबसे पहले जाना है कि वाटर में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ईथर में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एंड अल्कोहल में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। अब देखते हैं, आते हैं वाटर में। वाटर में अगर हम देखते हैं तो वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर की तरफ आते हैं, ईथर में है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड जब अल्कोहल में आते हैं, अल्कोहल में भी मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है। अब देखिए, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब यह है कि ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, साथ में 2 हाइड्रोजन एटम है वो भी बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ईथर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, वो वीक फोर्सेस है। एंड जब हम अल्कोहल की तरफ आते हैं तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है? कम है, ठीक है जी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? वाटर में, उसके बाद अल्कोहल, एंड उसके बाद क्या आएगा? ईथर, ठीक है जी। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो इसका इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका इवेपोरेशन रेट कम होगा एंड इसका इवेपोरेशन रेट सबसे कम होगा, सही है। तो अगर हम इस गिवन ऑप्शन में देख ले तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर में सबसे कम है, उसके बाद अल्कोहल में ज्यादा है एंड ईथर में सबसे ज्यादा है। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं इस पे। सेकंड हम पढ़ेंगे सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। किस तरह? देखिए, अगर इससे पहले जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ होता है दैट विल डिक्रीज। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता है। जब वो डिक्रीज होता है तो हम कहेंगे intermolecular forces and rate of evaporation is inversely proportional।
जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, वीक होंगे। जितना वीक होंगे तो उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर रीजन ये देंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज की वजह से इवेपोरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है जी। लास्ट वन हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, evaporation rate is inversely direct proportion to surface area। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन रेट ज्यादा। सरफेस एरिया से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्लास है एंड इस ग्लास में जो है वाटर है, एंड सेकंड मेरे पास क्या है, जग है, एंड यहां पर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके सरफेस एरिया को देख ले, फॉर एग्जाम्पल इसका सरफेस एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर या लिख ले 2 इंच है, एंड इसका अगर हम देख ले फॉर एग्जाम्पल इसके डबल है 4 इंच है। अब इसके सरफेस एरिया को जब हम देखते हैं, वाटर के ग्लास का जो है वो कम है, एंड जब हम जग को देखते हैं तो जग वाला क्या है, वो ज्यादा है। अब हम कहेंगे कि जग से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट होंगे, ग्लास से वाटर मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट होंगे। क्यों? डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होंगे। फॉर एग्जांपल इसके सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये इसके डबल है तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 20, और यहां पर इसके सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल है, 10 फॉर एग्जांपल। तो यहां से कितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे एट ए टाइम, 10, एंड यहां सर कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे एट ए टाइम, 20 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सरफेस ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे आ रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल को टाइम मिल रहा है कि वो सिस्टम को क्या करे, लीव करे। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास कंटेनर है अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा फॉर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। सही है। तो इसमें भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह मैंने कहा ग्लास है जग, स्टेटमेंट गिवन होगा कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ग्लास में, जग में, दूसरे साइड पे कोई दूसरा कंटेनर गिवन है थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ में कोई तीसरे चौथा कंटेनर गिवन है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा सिंपली वो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ये तो इवेपोरेशन के हवाले से वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहा करें क्योंकि ये वीडियो सब आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।